अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बड़े अरसे बाद जो गुफ्तगू की उसके हवाले से आज भी ज़ेरे गर्दिश हैं। उसके मुख्तलिफ निकात अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपनी साहिबजादी मरियम नवाज जो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी है उनके हमरा नवाज शरीफ साहब ने चंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, एक इंटरव्यू दिया और अपने दिल का हाल इन सहाफ़ियों के सामने रखा। उन्होंने एक तो ये बात कही कि जब वो ज़ेरे हिरासत थे, जेल में थे, उस वक्त का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी अहलिया की किस तरह तबीयत बहुत ख़राब थी, इंटेंसिव केयर में थी वो, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट को कि उनकी बात करवाई जाए अहलिया से लंदन में, लेकिन उनकी बात नहीं करवाई गई और फिर 3 घंटे बाद उनको ये अफसोसनाक खबर जेल में सुनना पड़ी कि उनकी अहलिया इंतकाल कर चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये अपनी आप बीती इस तरह से मीडिया में बयान की है इन वाक़यात के बाद पहली दफ़ा, और साथ ही उन्होंने फिर ये भी पैगाम दिया कि सियासत अपनी जगह है लेकिन इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नवाज शरीफ ने जो की वो बड़ी बानी खेज़ है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पाकिस्तान से सुर्खरू होकर यहाँ लंदन आई हैं, मुकदमा ही झूठा था और बेबुनियाद था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सज़ा देकर नाअहल किया गया, इंतखाबात से दूर रख के मेरा हक छीना गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ताहियात नाअहली का कानून ही ड्रैकोनियन है। तो नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से ये सवाल उठाया कि फिर जो उनके साथ हुआ, उनकी ज़िंदगी के 5 साल जो ज़ाया हुए, उसका हिसाब क्या होगा। तो क्या बतौर ये उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी के तौर पे सवाल नहीं पूछ सकता, इसका इजाला कौन करेगा। नवाज शरीफ के इन गिलो शिकवों का एक बड़ा दिलचस्प किस्म का रद्द-ए-अमल आया PTI की तरफ से। फवाद चौधरी ने यह कहा कि नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये दरअसल हमारे ऊपर सवालिया निशान नहीं था, इदारों के हवाले से चार्जशीट कर रहे थे, वो जुडिशरी हो जाए या फिर जो अस्करी जो इदारे हैं उनके हवाले से। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं बेहतर होगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या फिर ISPR से इसके हवाले से वो जवाब तलबी की जाए। प्रोग्राम में हम खास तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फवाद चौधरी का ये रद्द-ए-अमल ही PTI का मौक़िफ़ समझा जाए ऑफिशियल, तो क्या PTI ये समझती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात जो है वो दुरुस्त नहीं थे और नवाज शरीफ को बेगुनाह समझते हैं, कोई और ये सारा कुछ करवा रहा था। नून लीग से जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब दूसरे फरीकैन का नाम क्यों नहीं लेते, सिर्फ इमरान खान को ही क्या वो सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था जो माजी में होता रहा, जिसका वो शिकवा कर रहे थे। क्योंकि PTI की हुकूमत जब मौजूद थी उस वक्त जो आप आगाज़ में गुफ्तगू सुन रहे थे, नून लीग तहरीक चला रही थी, मुज़ाहमत कर रही थी, तो मरियम नवाज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को मुखातिब करके कि ये बड़ों की लड़ाई है, इमरान खान बीच में ना आए। तो फिर यहाँ पर बड़ों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज भी अपने वर्कर्स कन्वेंशन में एक बार फिर बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से सवालात उठाए, कहा चोरों डाकुओं के हैंडलर्स आप भी सुन लें, चोर डाकू भी सुन लें कि कौम आपकी बात सुनने वाली नहीं है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ इदारों के हवाले से इस किस्म की बातचीत। इसके लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपके रहनुमा हैं, जनूबी पंजाब के तहरीक इंसाफ के सदर हैं। राना एहसान अफजल साहब को आज के प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी। अब वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नून लीग के रहनुमा। सलीम बुखारी साहब को हमने स्पेशली उनके तज्ज़िये के लिए आज इन्वाइट किया, जो नवाज शरीफ साहब ने बातचीत की है उसके ऊपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों को वेलकम कहती हूँ। ओन अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करना है। जुल्म की एक दास्तान नवाज शरीफ साहब ने सुनाई है आपके दौरे हुकूमत में, उनके साथ जो तरह फवाद चौधरी साहब का जो रद्द-ए-अमल है उसको हम अमूमी PTI का आजकल का रद्द-ए-अमल समझ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ आप लोग इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं अपने दौर में हुई भी। लेकिन अब अगर ये मुबैना मजालिम की जिम्मेदारी आप कबूल नहीं करते तो फिर ये समझा जाए इससे कि उस वक्त जो कार्रवाई हुई, जेल में डाला गया नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी को, वो गलत था, उसके PTI हक में नहीं थी, आप बेकसूर समझते हैं इनको। एक्चुअली इसकी 2-3 पैराएं हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको पूरा समझें तो पहली बात यह कि जो मरियम बीबी की जो मरियम नवाज शरीफ की जो केस मुअत्तल हुआ, उसके पीछे जो अवामिल थे, जो उसमें जजमेंट आई थी, वो ये नहीं था कि चोरी नहीं हुई, ये था कि चोरी हुई है, फ्लैट एग्जिस्ट करते हैं, वो इनके नाम पे है। असल उसमें जो सवाल ये था कि ये कहाँ साबित होता है कि मरियम ने उसमें असिस्ट किया है, यानी कि वो जो चोरी के पैसे थे जो कि फ्लैटों को लेने के लिए परचेज किए गए थे, वो मरियम बीबी कैसे लेके गई, ये कैसे साबित होगा। तो अब यानी कि हर चीज साबित है, ये साबित नहीं हो पा रहा कि वो पैसे कैसे लेके गई। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें कि जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह वो एवनफील्ड फ्लैट्स ही थे ना, वो वही फ्लैट्स है जिसका हम कह रहे थे कि चोरी के पैसों से खरीदा गया, या वो पैसे थे जो एसेट बियॉन्ड मीन्स थे। नवाज शरीफ साहब के पास इतने एसेट्स नहीं थे जिसमें से ये खरीदे जा सकते थे, जिसको मरियम और उनके भाई और सारे जो है ना वो करते रह गए कि जी हमारे नहीं है। आज उसी फ्लैट में बैठे थे और ये उन्हीं ऑफशोर कंपनीज के हैं जो कि मरियम ओन करती हैं।
हैविंग सेड दैट, अगर जो नवाज शरीफ साहब जो पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे तो 2016-17 में तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी उस वक्त, मतलब जिनकी हुकूमत थी ये इनकी अपनी हुकूमत बैठी थी। अगर ये आपके हुकूमत में जेल के अंदर आप बीती बता रहे हैं ना, उसके ऊपर भी तो बात करें। वो कह रहे हैं आपके दौरे हुकूमत में, और एक ओवरऑल मुकदमा ये पेश कर रही है पीएमएलएन के इदारों को साथ मिला के, इमरान खान साहब के सबसे बड़े जिनको वो अपने सियासी हरीफ समझते हैं नवाज शरीफ साहब, उनको नाअहल करा दिया गया। उन्होंने अपने लिए इंसाफ की बात की है, इसके ऊपर भी बात करें ना। इसमें थोड़ा सा पहली बात ये क्लियर कर रहे हैं कि ये मुकदमे जायज थे और ये बिल्कुल परफेक्टली बने थे कि ये जिस एसेट्स की बात की जा रही है जो कि 2016 पनामा में आया था कि ये 4 फ्लैट्स नवाज शरीफ के पास 1993 में कब आए, जब उनके बच्चे बिल्कुल जो है ना नाबालिग थे, नंबर 1। सो केस अपनी जाए। अगर नवाज शरीफ ये रोना रो रहे हैं कि मेरी जिंदगी के 5 साल क्यों खाए गए, तो 5 साल का जो पूरा बयानिया टाइम बनता है वो 2016-17 का बनता है। हमारी हुकूमत तो 2018 में आई है और नवाज शरीफ को इसी केस में जो सजा हुई है वो जुलाई के पहले अवाइल में हुई थी। हमारी हुकूमत का इलेक्शन तो 25 जुलाई को है, हमारी हुकूमत 10 अगस्त को जाके बन रही है और जुलाई के शुरू में केस की सजा हो चुकी थी। सो अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और किसी ने उनके 5 साल खाए, तो वो ये खून के धब्बे कम से कम हमारे बदन पे नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए फिर उनको उनकी तरफ जाना पड़ेगा जो उस वक्त लोग राना एहसान साहब, हमने तो ये भी देखा पीटीआई का दौरे हुकूमत था और खान साहब यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट में एक मिनिस्टर थी जिनकी आंखों में आंसू आ गए नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से देख के, तो इन्होंने तो आपको मुल्क से भी जाने दिया नवाज शरीफ साहब को। तो ये जो मुकदमा पेश किया 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, तो वो फिर और भी नाम ले लेते इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो केस था उसके अंदर करप्शन पहले भी जब इनको सजा भी दी तो उसमें करप्शन का एलिमेंट वो प्रूव नहीं हुआ था। कोई लॉन्डर्ड मनी या करप्शन का पैसा या पब्लिक फंड से वो ये साबित नहीं हो सका था कि वो फ्लैट्स खरीदे गए। और अब जो है जो लिंक था मरियम नवाज का वो इस्टेब्लिश नैब नहीं कर सकी, तो और करप्शन पहले भी नहीं थी, तो वो जो है वो बरी हो गए। दूसरा, अरशद मलिक साहब जो हैं उनको इस बेसिस पे निकाला गया कि उनका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, और वो कॉन्डक्ट की वजह ये थी कि वो वीडियो थी जिसके अंदर वो कहते हुए पाए गए कि मेरे पे प्रेशर था और मैंने करप्शन ना होने के बावजूद जो है वो सजा सुना दी गई। लेकिन जो केस है वो जो है वो बरकरार रहा, वो नहीं रहता। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो बातें कल की, उन्होंने हकीकत बयान की कि एक पूरा प्लान था जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी जरूर शामिल होगी, जो धरने से शुरू हुआ और फिर उसमें जो साकिब निसार साहब जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जेआईटी के जो है वो व्हाट्सएप पे बनाई और बड़ी स्पीडी जस्टिस कराई और मेक श्योर किया गया कि ये इलेक्शन तक जो है वो जेल में रहें और उसके बाद भी जेल में रहें। तो वो पूरी जो मैनिपुलेशन हुई वो हुई और 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई को नाफिज किया गया इस मुल्क में एक एजेंडे और प्लान के जरिए। और उसकी अगर और आपको एविडेंस चाहिए तो जो जस्टिस सदीकी ने बातें की, देखें आगे चलते हैं। और उसके अंदर ये हुआ कि इनके अपने जो चीफ मिनिस्टर आज के हैं, उन्होंने कहा कि इनकी नैपी चेंज कर करके थक गई थी इस्टेब्लिशमेंट और वो पीछे हट गई। और आज इस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है कि हम सियासत में हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इसके अंदर जो है वो न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहते हैं। और हमारी जितनी भी जमातें हैं या खास करके पीएमएलएन, उसका भी यही मौकफ है कि दे शुड बी न्यूट्रल और उनका जो है वो रोल सियासत के अंदर आईनी होना चाहिए। और अगर आईन में नहीं लिखा कोई रोल तो नहीं होना चाहिए। जब आप मुजामत करते थे राना साहब, ये बात आपकी, जब आप मुजामत करते थे और मरियम साहबा कहती थी ये बड़ों की लड़ाई है, ये आपस में हमें सॉर्ट आउट करने दें, तो उस वक्त इस बात का क्यों नहीं एहसास होता? अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो उसमें फिर उनको एक तरफ रख के आप सिर्फ इमरान खान को सॉफ्ट टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये जुडिशरी का भी इसमें रोल फिर आपको नजर आता है जो आप बात कर रहे हैं, इदारों के हवाले से भी रोल नजर आता है। मैं बता रहा हूं ना, देखिए अदारे तो न्यूट्रल हो गए, अदारों ने जब बैसाखी इनसे वापस ली तो ये गिर गए और एक नेचुरल तरीके से, आईनी तरीके से हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस किया और वो हुकूमत में आ गई। अब बाकियात जो हैं वो जुडिशल रह जाती हैं कि जहां जुडिशरी ने एक टारगेट, एक प्लान के तहत, जिसमें साकिब निसार साहब की बात की जाती है, उन्होंने ये पूरी साजिश की, टारगेट किया हाउस ऑफ शरीफ को। आज वो चीजें, आज भी उसके जो नतीजे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मरियम नवाज जो है वो आज उसको बरियत मिली, आज जो है वो हुआ, लेकिन उसने सजा भुगती। नवाज शरीफ आज भी उस प्लान या उस एजेंडे के जो है विक्टिम है। और तो देखिए, नहीं इसमें एक पॉइंट, अब आगे का रास्ता क्या है जी? आगे का रास्ता ये है, इस बात की वजाहत भी आती ना, मैं इमरान साहब दोबारा आपकी तरफ जी क्विकली कर लें आप। आगे का रास्ता ये है, उन्होंने जो सजेस्ट किया कि ये अदालतों को सुओ मोटो लेने चाहिए।
और ये इस पे करें कार्रवाई। जी सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ ये बात लेके आऊंगी। अब आपने गुफ्तगू सुन ली, ऑन साहब का भी एक ऑफिशियल मौक़िफ़ भी उन लोगों का है और वो तो अब किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और PMLN भी अपनी साइड की बात ही सिर्फ कर रही है। लेकिन आपके ख्याल में अपना कैथारसिस तो सलीम बुखारी साहब नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर किया है उस दिन, लेकिन क्या वजह थी कि उनको तीसरी बार प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया, और क्या मुहर्रिकात बने थे इसके? उसको उनको मजीद खुलकर बयान करना चाहिए, दीगर फरीकैन का भी क्या आप समझते हैं कि नाम लेना चाहिए था? हाँ, मेरे ख्याल से उनको जहाँ उन्होंने इब्तिदा कर दी थी तो बाकी सारे नाम भी ले देने चाहिए थे। ये शायद उनके बारे में ये सवाल जो हैं वो उठते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीछे चले जाए हम अगर, तो 2014 के धरने से हम आगाज़ कर लें, अगर इससे ज़्यादा पीछे ना भी जाएँ तो उस वक्त जो है, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो, उसके दो मसाइल थे। एक तो ये कि वो चाहते थे कि जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इनसे जान छुड़ाई जाए और कोई तीसरी कुव्वत जो है सियासी तौर पे उसको सामने लाया जाए। ये वो थीसिस है जिसके बारे में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ इट हैज़ हैपेंड। लिहाजा अगर आपको याद हो तो अंपायर की उंगलियां मैं नहीं खड़ी करता था, वहाँ पर कौन उठाता था वो भी याद कर लें आप। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई लंबी बहस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पूरे 4 साल के दौर में जब PTI की हुकूमत थी, जो एक कॉमन जुमला हर बात के जवाब में कहा जाता था वो ये था कि हम और फौज एक पेज पर हैं। अगर आपको याद हो अफसा, तो बाकी मेरे साथी जो है उन्हें भी याद होना चाहिए। सूरत हाल ये हो गई थी कि उनसे पूछे मौसम कैसा है तो वो कहते थे कि जी हम और फौज एक पेज पे हैं। वो एक पेज की किताब का आजकल क्या हाशर हो रहा है वो आप देख लें, एक एक सफ़ा करके फाड़े जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि नवाज शरीफ की एग्जिट में जहाँ बहुत सारे और फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये भी था कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हॉस्टाइल थी और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशरी को प्रेशराइज किया। अरशद महमूद की बात कर लें तब भी समझ आ जाएगी, आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बात कर लें तब भी आपको समझ आ जाएगी। जो फैसला आया था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई आर्टिकल 62-63 के तहत उनकी, उस पर अली अहमद कुर्द का मुझे एक खूबसूरत जुमला याद है। उन्होंने कहा था, मैं इस्लामाबाद जाके उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फैसला लिखा है, क्योंकि उनका आर्गूमेंट ये था कि जिस चीज़ की पटिशन में प्रे न की जाए उस पर कभी सज़ा नहीं हो सकती। तो वो अकामा से, अपने पनामा से शुरू होने वाली बात अल्टीमेटली अकामा पर ख़त्म हुई थी। अगर कोई ये कहे कि यह बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे करके हुआ था तो मेरे ख्याल से मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ उस वक्त अंडर प्रेशर था, सब कुछ कराया गया। कभी दुनिया में नहीं हुआ था ये कि JIT बने और उसका एक निगरान जज भी मुकर्रर हो जाए। पहली दफ़ा ये था कि JITs में ISI और MI के नुमाइंदे शामिल हुए। बेपनाह ऐसी बातें हैं जो मैं इस वक्त कर सकता हूँ जो अनहोनी थी, जो कभी नहीं होती थी। लिहाजा आज मुझे बहुत हैरत होती है कि वही इस्टेब्लिशमेंट जिसकी एक पेज मंत्रा सुनते सुनते हम लोग थक गए थे, आज इमरान खान साहब का टारगेट वही है। चाहे वो उनको मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, चाहे वो उनको न्यूट्रल कहें, चाहे वो उनको जानवर कहें, ये सारी सूरत हाल रेडिकली चेंज होती जा रही है। और जो जनरल बाजवा के स्टेटमेंट है, चाहे वो जब अमेरिका में था और चाहे वो कल जो पासिंग आउट परेड में था, मेरे ख्याल है उसमें एक ही करना चाहूंगी। बुखारी साहब, आपकी इजाजत है, ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो आर्मी चीफ ने बात की, मैं चाहती हूँ आप उस पर खुसूसी कमेंट करेंगे, मेरा सवाल भी खुसूसी आपसे उसके हवाले से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं अब उस पर फिर हमसे जरूर जानना चाहूंगी कि फिर इसको एक्सप्लॉइट करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता जब सीनियर सियासतदान भी बात करें, सिलेक्टिव किस्म की आउटरीच हो, उनकी एक मौका परस्ती का एक मौका नजर आए कि जब आपके हालात ठीक है तो आप सिर्फ सियासी रहनुमा को ही इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाए, तो फिर कैसे इस तरह के मामला का आइंदा रास्ता बंद हो सकता है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में गुफ्तगू की है उस हवाले से। सेनेटर रॉन साहब, अब एक बहस हमारे यहाँ वैसे भी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, ताहयात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से, और राइटली सो इसके ऊपर बात हो रही है कि सियासतदान जो है उनकी हर ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। और फिर 62(1)F के हवाले से कि उसकी तारीफ किस तरीके से बयान की जाए और कौन उसके ऊपर पूरा उतरता है, ये भी एक लंबी बहस है, कई अरसे से जारी है। अब इसका हवाला कल नवाज शरीफ साहब ने भी दिया, उन्होंने कहा ड्रैकोनियन हो गया ताहयात नाअहली का, तो क्या उसको बैलेंस आउट किया जाएगा? आप समझते हैं ये बात कि एक ऐसा मौका है, आप लोगों को भी बड़ी असूल परस्ताना किस्म के अदालती फैसलों का अभी पिछले कुछ दिनों में तौहीन अदालत हो या दीगर मामलात हो, या फैसल वावडा साहब के केस में ड्रैकोनियन कहा गया नाअहली को, तो आप समझते हैं कि इस मामले को अब बैलेंस होने की जरूरत है हमारे मुल्की सियासतदानों के लिए? PTI ये मौक़िफ़ रखती है? अच्छा देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय तो अहमियत नहीं रखती, मेरी तो वही रहेगी जो पार्टी की राय है। इसमें थोड़ा सा एक कानूनी नुक्ता है। जहाँ तक 62(1)F की बात है, उसमें बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि वो जो अदालत ने उसको रीड किया है, जो लॉ है
वो तो ताहयात ही बनता है कि सारी उम्र के लिए। अब सवाल ये रेज होता है क्या इसको चेंज किया जाए। चेंज करने के लिए ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये कानून सादा मेजॉरिटी से कभी भी कोई कानून जो है ना वो वापसी रिवर्स नहीं होता। इस वक्त पार्लियामेंट का जो हाल है वो आपके सामने कि इस वक्त हम पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। 2/3 तो दूर की बात है, इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 वोट फालतू है। 174 की पार्लियामेंट है जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। सो किसी भी सौर के ऊपर इस लॉ को वापसी रिवर्स करना इन हालात में किसी के पास भी पॉसिबल नहीं। अब यह सवाल क्या हम जब हुकूमत में आएंगे 2/3 मेजॉरिटी होगी क्या इसमें, ये कबल इस वक्त है। यस, पर्सनली तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो प्रॉब्ली यस तायात बहुत बड़ा जुल्म हो सकता है, लेकिन इसको रिवर्स करना अब मेरे ख्याल में किसी के पॉसिबल नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप इलेक्शन करवाइए, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी। पार्लियामेंट जाने की बात, औन साहब, पार्लियामेंट जाने की बात से याद आया कि आप लोगों को आज 5वीं दफा अदालतों ने मुल्क की कहा है कि आप ये मामला जो है ना ये पार्लियामानी लेके जाएं। वो दफा 144 के हवाले से जो पिटिशन लेके असद उमर साहब गए थे उसको मुस्तरद किया गया। अदालत ने आज 5वीं या 6ठी बार होगी पिछले सिर्फ चंद दिनों को अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कौमी असेंबली और सेनेट में जाके आप लोग ये मामला किया करें, आप लोगों की ठीक ठाक नुमाइंदगी है। तो PTI सोच रही है वापस जाने की असेंबली में? अच्छा नहीं, कोई भी नहीं सोच रहे। देखिए हमारा काम है कि जहां पे हमें इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने F9 पार्क में प्रोटेस्ट करना हो या इस्लामाबाद में कभी एहतजाज करना हो तो हम दरखास्त देते होते हैं और वो अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पहले भी जाते रहेंगे। तो ऑब्वियसली कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं कहा कि आप जाके पार्लियामेंट से, अब पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दे सकती, बट अपनी जगह जो हमारा स्टांस असेंबली ना जाए 144 को ही चैलेंज कर दें आप। वो कह रहे हैं अदालत आप जाके पार्लियामान में इसके खिलाफ बिल लाकर इसी को खत्म करा दें अगर आपको 144 से बड़ा मसला है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में जो इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में हमें जब भी आए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते रह गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा हमें लीवरेज दिया है, हमें उसका सॉफ्ट कॉर्नर मिला है कि ठीक है जी प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का हक है पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दैट अगर अदालत कभी इस तरह की डायरेक्शन नहीं दे रही होती, उसकी ओपिनियन होती है कि जी आपको अदालत आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। हमारा स्टांस बहुत प्रिंसिपल है कि जिस पार्लियामेंट में जिस जगह के ऊपर ये साजिश वजूद में आई थी वहां जाके जो हमारा नैरेटिव है, जो कि पाकिस्तान की आवाम को हमने बताया कि यहाँ पे एक साजिश के नतीजे में हमें हटाया गया, वो नैरेटिव इन इटसेल्फ वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जाना असेंबली में बनता नहीं है। अब ये आप कह रहे हैं कि जिसके बाद क्या हम दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में जाएंगे, हम जाते रहेंगे। जब कभी हमें इस्लामाबाद में CDA की तरफ से इस्लामाबाद इंतजामिया इशू आएगा तो हमें कोर्ट में जाना है। कोर्ट डायरेक्शन नहीं देती, ओपिनियंस देती है, ओपिनियन देना उनका राइट है, वो देखेंगे जिसको। चलें, सही है जी। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन दी है और मुस्तरद भी किया आप लोगों की दरख्वास्त को। अब राना एहसान साहब, इमरान खान साहब ने आज एक और पैगाम दिया है जिसकी बात अभी बुखारी साहब से भी हो रही थी। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं लेकिन हैंडलर्स वो मुखातिब कर रहे हैं, वो अमूमी तौर पे इदारों के हवाले से उनका ये इशारा है। अब हमने देखा पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी कल परसों ये बात कही है कि मुल्क की जो इकॉनमी है वो उसको मुकद्दम रखा जाए और बाकी सब चीज़ें एक तरफ रहें, और ये एक मेंटेन किया जा रहा है आप लोगों की हुकूमत की तरफ से भी ये मौक़िफ़। लेकिन अब इमरान खान साहब के निशाने के ऊपर इदारे हैं और रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो फिर कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? किसी मौके पर खान साहब से बात तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। देखिए 62(1)(f) पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। इसके लिए एक जमात को 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, इसमें हुकूमत और ऑपोजिशन का एक मिनिमलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए जो कि होना चाहिए। और इस तरह के मामला जहां गैप्स हैं या जो है वो लूप होल्स हैं और जहां आपको कोर्ट्स जो है तशरीह करता है वहां मिलजुल के बैठ के लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए। और ऑपोजिशन हुकूमत जब मिल जाए तो इस तरह की चीज़ों पे 2/3 आपको मिल जाती है। ये फ़र्ज़ है पार्लियामानी जमहूरियत में दोनों को कौमी एजेंडे के ऊपर काम करना। तो इसके लिए आपको 2/3 देखें। दूसरा, जहां तक आप अदारों की बात करते हैं तो अदारे वो कह रहे हैं न्यूट्रल हैं और उनका सियासत में कोई लेना देना अमल नहीं है, और हमारी भी यही ख्वाहिश है। इनकी ये ख्वाहिश है कि उनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको हमारी सिलेक्शन करनी चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरा जो इनका बयानिया है वो एक्सपोज हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। जो साजिश थी, जो साइफर था, उससे खेलना था और आपने मिनट्स और एनालिसिस अपने मुताबिक करने थे। फिर जो सारी ये जो ऑडियो लीक्स है कि किस तरीके से इसको ट्रांसक्रिप्ट को लेटर बयान करना था और इससे जो है वो सियासी फायदा उठाना था, और क्योंकि ये माहौल गर्म था तो इसको फुल बेनिफिट इससे लेना था। तो इस बेसिस पे ये कहते हैं ना, नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर तो इनके जो एक्शंस थे उनको तो आइन शिकन डिक्लेयर कर दिया गया और 5-0 के तहत किया गया। तो इनके पास कोई इस बेसिस को, इस बेस के ऊपर कहना कि इलेक्शन अर्ली हो जाए, वो तो रद्द हो गई है और उसको हम रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। अब अगर इनकी कोई और वजूहात हैं कि ये चाहते हैं इलेक्शन पहले हो जाएं या इनकी ख्वाहिशात हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आइन सर नहीं झुका सकता। आइन के मुताबिक टेन्योर अगस्त 2023 तक है। अब अगर ये बज़िद हैं
कि इन्होंने आना है और ये अनाउंस कर रहे हैं ना, ये तो पब्लिक अनाउंसमेंट है इनकी, चैनल्स के ऊपर ये कहते हैं कि हमने डी चौक पे आना है, हमने रेड जोन में आना है, तो वहां तो हुकूमत अपनी रेड कायम करेगी, इनको कतई इजाजत नहीं दी जाएगी कि वहां आए, और हम अपनी जो जिस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं, जो पॉसिबल मुमकिनाना तरीके हम रोकेंगे। और अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर सेक्शन 144 इम्पोज्ड है और ये वायलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो अपनी रिट कायम करेगी। अब इशू ये है कि अगर हम इस चीज की इजाजत दे दें, ये जानना चाहूंगी कि मैं जी 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 बताएं। मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे दोबारा जब आऊंगी, आप बेशक जरूर इस पे तो जरूर बात कीजिएगा। लेकिन जब खान साहब मुखातिब ही बड़ों को कर रहे हैं, अब ये जिस तरह मरियम साहबा कहती थी वो इस तरफ अगर ले आए, तो खान साहब की बड़ों के साथ लड़ाई है, तो उसमें आप लोग स्टेबिलिटी कैसे लेके आएंगे? यहाँ तो नून लीग बड़ी कमजोर पोजीशन में नजर आती है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके बुखारी साहब का इस पे तफसीली कॉमेंट होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब सलीम बुखारी साहब से बात करते हैं। जो बयान सलीम बुखारी साहब आया है आर्मी चीफ का, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, मैं अब अपने नाजरीन के लिए भी दोहरा देती हूँ। आर्मी चीफ ने ये बात की। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की हिमायत से किसी भी मुल्क, गिरोह या ताकत को पाकिस्तान को सियासी और मौशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अब इसका बुखारी साहब किस तरह एनालिसिस किया जाए, आप इस पर तफसीली तौर पर बात कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ आर्मी चीफ ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है, वजाहत के साथ उन्हें दूसरी दफ़ा ये बात की और तस्दीक कर चुके हैं इसकी। ऐसे वक्त में ये जो उनकी बात है उसको क्या किस पैगाम के तौर पे लिया जाए कि अब ये देखा जाए कि इदारा इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा, अगर नई अपॉइंटमेंट होती है उसके बाद भी इस सूरत हाल में फिर खान साहब के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? जो एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब का मुकम्मल इन्हिसार है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर, एक्सटेंशन के ऊपर, ओवरऑल और मुज़ाकरात के ऊपर। तो आप समझते हैं कि इसमें उनके लिए भी पैगाम छुपा है कि इस सिलसिले का तसलसल रहेगा अगले दौर में भी? देखिए, मेरे ख्याल से जो बयान उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया था, जब वो वाशिंगटन में जो अमेरिका के दौरे पे गए थे, और जो उन्होंने कल यानी ये पासिंग आउट परेड में जो दिया है, उन दोनों बयानों की सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि दो बयानिए थे इमरान खान साहब के हालिया। एक ये था कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, दूसरा ये था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, तीसरा ये था कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंट तकर्री है उसके लिए 6 महीने की या तो एक्सटेंशन दे दी जाए कुछ अरसे की, या फिर ये कि जब हम नए इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद होगा। मेरे ख्याल से कि दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो आर्मी चीफ ने डायरेक्टली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और वो वाज़े तौर पे समझ आ जानी चाहिए। पहला, अमेरिका में उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन ये मुद्दत ख़त्म होगी उस दिन से रिटायर्ड हूँ एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन एनी एक्सटेंशन। कैटेगोरिक स्टेटमेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी ISPR ने इसी तरह से की है। और अगर आपको याद हो, इससे पहले 3 दफ़ा DG ISPR आर्मी चीफ की तरफ से ये बात पब्लिक में और मीडिया को बता चुके हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि कोई ग्रुप जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है जत्थे, वो उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मुल्क में डिस्टेबिलिटी जो है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको डिसरप्ट करें। तो ये मेरे ख्याल से उनका इशारा मार्च की तरफ है बिल्कुल वाज़े तौर पे। तो ये दोनों बड़े बयानिए जो हैं उसका तो जवाब आर्मी चीफ साहब ने दे दिया है। अब इसको समझने की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कहीं भी कोई इबहाम है, इबहाम नहीं है। और इससे पहले जो आप गुफ्तगू हो रही थी वो थी ये नाहली के हवाले से कि उम्र भर की है, 5 साल की है, क्या है। देखिए, जिन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि मैंने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, उसकी पूरी प्रोसीडिंग टिल द फाइनल अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रिपोर्ट की हुई है। लिहाजा मैं ये दावा कर सकता हूँ कि उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे क्या स्पिरिट थी, शायद मुझे उसका थोड़ा बहुत इदराक है। मिसाल के तौर पे जिस भी असम्बली को आप देख लें और जहाँ कहीं भी इस किस्म के कवानीन हैं, ये सज़ा होती है असम्बली के टेन्योर के लिए। यानी अगर शुरू ही में कोई इशू ऐसा आ गया है तो वो 5 साल के लिए गया, और अगर साल के बाद आया तो 4 साल के लिए गया। ये असम्बली की टर्म के साथ मुंसलिक होती है। और यही वजह थी कि इसको बिल्कुल, अगर ये लाइफ के लिए होती तो कोई वजह नहीं थी कि इसके साथ ये ऐड ना होता कि ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लिहाजा ये साकिब निसार ने इंटरप्रेट किया है कि ये उम्र भर के लिए है। तो वही सुप्रीम कोर्ट अब कह सकती है कि नहीं, इसकी मुद्दत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली, मौजूदा चीफ जस्टिस भी उस बेंच में शामिल थे तशरीह करने वाले में। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तहरीर भी उन्होंने किया था कि अब जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
कि वो ये कहें कि ये टर्म जो है 5 साल के लिए होती है। देखिए, इसको बात को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। आपको याद है बातचीत हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड में इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी है, इमरान खान फिर उसके बाद दोनों की क्वालिफिकेशन भी है कि दोनों खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं इस लंबी बहस में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इस वक्त जनरल बाजवा ने यह साबित कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट में यानी फौज में कोई डिवीजन नहीं है इस इशू के एतबार से कि हम किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, और ये कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इज नॉट पब्लिकली डिबेटेबल इशू। ये मेरे ख्याल से चूंकि 70-75 साल की रवायत है, लोगों को समझ आनी चाहिए। कोई भी जिसने भी कभी माजी में इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है उसने उसकी सजा भुगती है। लिहाजा क्लियर मैसेज आप समझते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल सेनेटर रॉन साहब, सर ब्रेक से पहले उनका भी कमेंट। सेनेटर रॉन साहब, बुखारी साहब का तज्जिया तबसरा तो आप सुन चुके हैं। अब आर्मी चीफ ये बात कह रहे हैं कि किसी जत्थे को हमलावर नहीं होने देंगे, और फिर साथ जो वो मईशत की इकोनॉमी को ऊपर रख रहे हैं, वो आपके दौर में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी जिसको जोड़ा गया था इकोनॉमी के साथ, और आप लोगों ने उसका बड़ा प्रचार भी किया था। अब बेशक आपका आईनी हक तो ये है कि आप एहतजाज करें, और आप एक पोलिटिकल जमात है, क्योंकि इस बयान को आप लोगों के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो कोई जत्था तो है नहीं, एक पोलिटिकल जमात है जो वोट लेके आती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिस्टम हील करना चाह रहा है। कैसे होगा आपका लॉन्ग मार्च? अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी तशरीह की है बुखारी साहब ने, मैं उसको अपने लेवल से बता देता हूं कि जो उनका पॉइंट था वो बेसिकली एक पॉलिसी पैरामीटर था कि जो फौज का जो पैरामीटर है वो इस लाइन लेंथ में है, और उस जगह पे कहीं भी ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि पीटीआई या कोई भी बंदा लॉन्ग मार्च, जो कि बेसिक देखिए पॉलिसी पैरामीटर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, कानून का हिस्सा है, पाकिस्तान के 1973 का जो कानून है उसी का हिस्सा। सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि जी जो पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है अपने किसी भी इशू पे। तो मुझे नहीं लगता कि उनका इससे कोई ताल्लुक था, वो एक पॉलिसी पैरामीटर था कि फौज कहीं भी किसी जगह के ऊपर किसी पॉलिटिकल एंगलिंग के हवाले से इन्वॉल्व नहीं है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन उसको हमारे साथ अटैच करना आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादती होगी। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि 1973 के आइन के तहत आती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत में बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद आए थे, हमारी हुकूमत मरियम नवाज शरीफ कश्मीर एवेन्यू पे आई थी, फजल रहमान साहब तशरीफ लेके आए थे, सारी की सारी सिवाय कोई एक दो ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस जिन्होंने एजिटेशन लाहौर से शुरू कर दिया था। हमने तो कुछ ऐसे नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि जी हम प्रोटेस्ट, और पिछली दफा 25 मई का प्रोटेस्ट देख लीजिए हमने क्या किया था, उसमें कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट था जो आउट ऑफ द लॉ था। साहब, अगर ऐसा कुछ रखा जाता है सामने कि अब आपका 2014 वाला जो स्पेशल प्रिविलेज था, 7 कजन भी शामिल हुए थे जिनको खान साहब ने कादरी साहब को कजन कहा था, और वो जो उस वक्त मजे थे वो अब नहीं रहे हैं, तो अब हमारी इकोनॉमी इसकी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि कोई आकर बैठ जाए इस्लामाबाद में 2014 के धरने की तरह। ये समझ रहे हैं सिस्टम। It will be very unfair to relate something कि जी अगर इस्लामाबाद में इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट के लिए आती है तो इकॉनमी बैठ जाएगी। तो पिछले 5 महीने में अगर इमरान खान साहब नहीं तशरीफ लाए तो कौन सी इकॉनमी हवा में चली गई है, कौन से आपके रिजर्व 30 अरब डॉलर पे पहुंच गए, कौन सी आपकी रेमिटेंसेस ऊपर चली गई हैं, सनतें आपकी बैठ गई, किसान आपका बैठ गया, महंगाई का एक तूफान आ चुका है। ये कौन सी चीज है जिसको आप लिंक करना चाह रहे हैं? बेसिक इशू ये है। इसका जवाब हम राना एहसान साहब से एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, ऑन साहब मुझे जान दीजिएगा, माजरत आपकी बात मैं काट रही हूँ, की तरफ जाते हैं राना एहसान साहब से इस पे रिस्पॉन्स ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद राना एहसान साहब। अब आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स में इस पे चाहूंगी जो इमरान खान साहब ने आज बात की ऑडियोज के बारे में, उन्होंने कहा मामलात, और राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियो रिकॉर्ड होती रहे और उसको बाद में मौके की मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता रहे। तो आप समझते हैं कि उसूलन इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन आज हमें आपकी जमात भी इसके ऊपर सियासत करती नजर आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की ऑडियो आ गई, मजीद आने वाले दिनों में, और उनकी अपनी आ गई ऑडियो। इसके ऊपर कोई उसूल नहीं होना चाहिए? इस मामले को वाकई देखा नहीं जाना चाहिए कि कौन रिकॉर्ड करे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को? राना एहसान साहब जी, आई एम सॉरी, सवाल रिपीट करेंगी जरा? जी, मैं ऑडियोज के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आज हमें नजर आता है कि आप खान साहब की जो ऑडियोज आती हैं, राना साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल, प्लीज जी। अच्छा, तो ये ऑडियो, तो आप लोगों को इसके ऊपर कोई असूली पोजीशन नहीं लेनी चाहिए? आज मरियम साहबा रिबटल दे रही हैं खान साहब को, बजाय इसके कि वो उनसे इत्तेफाक कर लेती कि वाकई मामला अदालत जाना चाहिए। ये ऑडियोज कहाँ से लीक होती है या कहाँ से ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं जहां पर रिकॉर्ड हो रही होती हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक हाई लेवल जो है वो इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया है, जिसके अंदर जो हसास अदारे हैं उनके नुमाइंदगान भी बैठे हुए हैं और वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो हुकूमत ने तो इस पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया है और मैं समझता हूँ कि जब तक अब वो उस पर जो है वो इंक्वायरी शुरू हो गई है और जल्द उसकी जो रिपोर्ट है वो अवाम के सामने आ जाएगी। यही तरीकाकार होता है इसकी इंक्वायरी कराने का। हर चीज़ के अंदर आप कोर्ट्स और जुडिशरी को आप अंदर नहीं लेके आते। इसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे हैं वो बैठे हुए हैं और वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। जी ऑन साहब, आप ये इसके ऊपर कहिएगा, खान साहब की बात के ऊपर लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि वो चंद दिन पहले तो इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दुनिया भर के अंदर नजर रखी जाती है। अब आगे एक जवाब पीटीआई की तरफ से जरूर ये पेश किया जाएगा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लीक हो जाए, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस अगर कोई प्रिंसिपल और उसूल होता तो फिर आज वो ये बात करते कि लीक क्यों हो गई, रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं था खान साहब का मौकिफ? नहीं, ये मौक़िफ़ तो पहले दिन से हमारा था कि इस तरह की लीक्स जो है ना बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। आई मीन ये देखें, ये तो जो गपशप आ रही है इस वक्त बातें वो तो नॉर्मल है। मे बी कोई ऐसी बात हुई हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को कंसर्न करती हो और पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो खतरात हैं उससे कनेक्ट कर रही हो, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो हमारा तो इशू पहले दिन से ही रहा है कि इस किस्म का मामला बहुत सेंसिटिव है और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हैरान तो ये कि अभी तक ना किसी जुडिशियल प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट के लोगों या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात रिकॉर्ड होना सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, उसका लीक होना सिक्योरिटी रिस्क है आप लोगों के ख्याल में? सिक्योरिटी रिस्क है, यही तो कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मतलब तो खान साहब ने क्यों उसकी मुखालफत नहीं की चंद महीने पहले? उनको चार दफा सवाल किया गया एंकर की तरफ से कि कहीं पे वो अपनी पोजीशन दे सकते थे इस पे, उन्हें जस्टिफाई किया रिकॉर्डिंग को। इशू ये था कि उसमें जो कंटेंट था वो थोड़ा सा इशू था कि जी इंडिया के हवाले से जो शहबाज शरीफ की गुफ्तगू थी उस पर एतराज जरूर किया था, लेकिन उस वक्त भी खान साहब ने कहा था ये कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जिसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये कौन लोग कर रहे हैं। आई मीन ये कौन सी वीडियोस ऑडियोस है जो लोग बना बना के मार्केट में भेजी जा रहे हैं ताकि जब एम्बैरेसमेंट हो रही है पूरे मुल्क के लिए, तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हमारा पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि ये किसी दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी तो रूटीन की चीजें जो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, व्हाट इफ समथिंग इज वेरी सीरियस आउट हियर। सो आई थिंक इसको इन्वेस्टिगेट कहीं ना किसी लेवल पे होना जरूर चाहिए। अच्छा, इससे फिर ऑन साहब ये भी एक नतीजा निकाल लिया जाए कि जो रीसेंट ऑडियोज आई हैं वो जो डीप फेक की एक बात हो रही थी कि डीप फेक है वो नहीं है। आज खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बातें हैं जिस पे वो अदालत जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ऑडियोज जितनी भी आई हैं। अच्छा देखिए, मैं बात कह रहा हूँ कि जो डीप फेक वीडियोस वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरह की थ्रेड तो पहले भी मरियम नवाज भी दे चुकी है और भी बहुत सारे लोग, मतलब सोशल मीडिया पे भी कवरेज आ चुकी है। हम तो उस पर पहले दिन से कह रहे हैं। देखिए ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर एक देयर इज अ रेड लाइन दैट हैज टू बी ड्रॉन। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वीडियोस पहले आ गई, अभी वो सुनने में आ रहा है जी वो भी आएंगी। सो ऑन ऑल द कंसर्न चीजें ऐसी है मुनासिब नहीं है किसी तौर के ऊपर माशरे में रहने वाले। सो आई थिंक दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। क्या सबका इत्तेफाकी राय हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत सेनेटर रौन अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में आपसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो महकमा है उसके हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब खुसूसी तौर पर आपका भी प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ये जो तमाम मामलात हैं इनका फॉलो अप और दीगर इशूज़ के ऊपर इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।